दोस्तों आज मुझे किसी ने ऑफिस के अंदर ये वीडियो दिखाया, अभी मैं आपको भी दिखाऊंगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट पर ना न्यूज़ लोगों को गाइड करने से ज़्यादा गुमराह कर रही है। तो पहले देखते हैं और समझते हैं कि जीएसटी की मार किस तरीके से पड़ रही है, जैसे ये भाई सब समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे, तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? इस पूरी कैलकुलेशन में 5 लाख का 18% जो कि 90,000 होता है, बस यही सच है। बाकी ये जो भाई साहब समझा रहे हैं, ये टाइम्स नाउ की वीडियो है, पता नहीं वीडियो डाउन क्यों नहीं करी अभी तक। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। बेसिकली इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब भी आप गाड़ी खरीदते हो, आप 14% का CGST देते हो, 14% का SGST देते हो, उसके साथ साथ आप रोड टैक्स देते हो और अलग से सेस भी देते हो। तो मार तो बहुत पड़ती है मिडिल क्लास के ऊपर, या जो भी इंसान गाड़ी खरीद रहा है वो टैक्स तो दे ही रहा है। बट अब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस क्या किया उसे समझते हैं। सो निर्मला सीतारमण ने अभी हाल ही में जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें ये बोला कि जब आप एक पुरानी गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको GST लगेगा। मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या, फिर आपको समझ आएगा ये जो भाई साहब समझा रहे थे गलत समझा रहे हैं। और इसमें पिस अगेन मिडिल क्लास ही रहा है। इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि मिडिल क्लास की जेब से पैसा नहीं जाएगा। आपको समझना पड़ेगा मिडिल क्लास को तो एक्स्ट्रा पैसे देने ही पड़ेंगे। तो लोग सेकेंड हैंड कार क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें सस्ती पड़ती है। तो अब आप इस तरीके से समझिए कि आपने क्या किया। आजकल बहुत सारी वेबसाइट आ गई हैं, जैसे कार देखो आ गई, स्पिनी आ गई, या आपकी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ सेकेंड हैंड कार्स में डील करती हैं। अब आपके पास एक कार है 10 लाख रुपए की, आपने खरीदी, या भाई साहब का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने 6 लाख की खरीदी। जब आपने 6 लाख की कार खरीदी और उसे आपने मान लीजिए स्पिनी को बेच दिया 1 लाख रुपए में, तो अब आपको इसके ऊपर कोई GST नहीं देना पड़ेगा। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि अंतर 5 लाख का 18% का टैक्स जो कि 90,000 रुपए होता है, गलत बोल रहे हैं। तो अगर आपने अपनी कोई कार 6 लाख की खरीदी थी और उसे चलाया और उसे 1 लाख की बेची, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब टैक्स लगेगा, बट वो कितना लगेगा और किसे लगेगा इसे समझते हैं। अब स्पिनी ने क्या किया, मार्जिन रखा। 1 लाख की कार को 2 लाख का बेचा। आपसे 1 लाख की खरीदी थी, बट अपने प्रॉफिट में बेचा। मान लीजिए उस गाड़ी में कुछ कमियां थी, बैटरी चेंज करा दी, टायर नए करवा दिए, उन्होंने गाड़ी को नीट एंड क्लीन करा दिया, डेंटिंग पेंटिंग करा दी, उसके बाद उस गाड़ी को महंगा बेचा। तो मार्जिन आ गया 1 लाख रुपए का। अब इस 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा वो कंपनी कमा रही है, सरकार करिए ऐसे कैसे कमा रहे हो तुम? सेकेंड हैंड कार की इतनी बड़ी मार्केट में हमें टैक्स नहीं दे रहे, अब हम तुम्हें भी टैक्स करेंगे। तो वो कंपनी पे टैक्स करेंगे। अब कंपनी क्या कहेगी? कंपनी कहेगी लगा लो टैक्स। लेंगे किससे? आम आदमी से। तो जब आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपको कितने की पड़ेगी मैं बताता हूँ। 1 लाख रुपए उसने पे किया, तो 1 लाख रुपए की तो कॉस्ट हो गई, प्लस 1 लाख रुपए का मार्जिन है। मार्जिन के ऊपर 1 लाख रुपए जो एडिशनल चार्ज कर रही है वो कंपनी, प्लस 18%। मतलब अब आप वही गाड़ी खरीदने जाएंगे और आपको पड़ेगी 2,18,000 की। अब मिडिल क्लास पैसा कैसे? मिडिल क्लास पहले वही स्पिनी से गाड़ी 2 लाख की खरीद रहा था, बट अब वो 2,18,000 एक्स्ट्रा देने वाला है। और जो ये एक्स्ट्रा देने वाला है ये आपकी जेब से जाएगा। सो ये मार्जिन के ऊपर आपको टैक्स लग रहा है। अब अगर इसमें कोई इंडिविजुअल डायरेक्टली बेच दे, तो मान लीजिए आप कहते हैं मैं नहीं बेचता स्पिनी को, मैं तो डायरेक्टली कस्टमर को बेचूंगा। तो अगर आपने एग्जांपल अपनी कार OLX पे लिस्ट कर दी और आपको वहां से फोन आया, जी मैं आपकी गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हूं, तो आपके पास डायरेक्टली एक बंदे का फोन आया, जी हाँ जी मैं इंटरेस्टेड हूं, और आपने डायरेक्टली उस आदमी को कार बेची, तो अब यहां पर क्या होगा? कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो GST। सो जैसे निर्मला सीतारमण जी को आप सुनिए, यहां पर मैं आपको सुना भी देता हूं। Used EV, an individual selling to another individual, no GST. But if a company has bought EV
or if there is a regular registered used car seller who buys EV, does some propping up in it, adds value to it and then sells it. It was felt by states and it was felt by auto and many others also that the EV market is not so saturated as yet that used cars will come. And category में, therefore used cars category में EV भी है, petrol vehicle भी है, diesel vehicle भी है. On the margin is only this 18% is being put, as would be for any used car. So it is on the margin, not on the entire amount. अब दोस्तों इसके अंदर जब निर्मला सीतारमण जी ने क्लियरली बोला कि कंपनीज को जीएसटी देना पड़ेगा, तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर हम अपने कंपनी के नाम पर गाड़ी लेते हैं तो क्या अब अगर हम बेचेंगे तो हमें भी जीएसटी लगेगा। देखो, लोग कंपनी के नाम पर गाड़ी क्यों लेते हैं इसे समझते हैं। लोग कंपनी के नाम पर गाड़ी इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर वो अपने ऑफिस कार से आ रहे हैं या जा रहे हैं या कंपनी के नाम पर गाड़ी लेकर उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उस पर खर्चा लेते हैं। अंडर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स आप डेप्रीसिएशन क्लेम करते हो। अगर आप डेप्रीसिएशन क्लेम करते हो तो खर्चा हो गया, और खर्चा हो गया तो आपके प्रॉफिट से ये जो खर्चा हो रहा है ये माइनस हो जाएगा और उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बिजनेसेस के लिए फ़ायदा तो है, बट बिजनेसेस को, क्योंकि अगर आप गाड़ी नेगेटिव मार्जिन पे बेचोगे, नेगेटिव मार्जिन मतलब आपने 10 लाख की गाड़ी ली थी, आपने 2 लाख की बेची, तो अब आपको क्योंकि 2 लाख की बेचने में नुकसान हुआ है तो आपको एडिशनल जीएसटी नहीं लगेगा। बट कई केसेस ऐसे होते हैं, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। आपने 10 लाख की गाड़ी ली थी, आप उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम करते जा रहे थे। अब डेप्रीसिएशन कितना मिलता है आपको? 15% का डेप्रीसिएशन मिलता है। अब गाड़ी पर जो भी वैल्यू रह जाएगी उस पर 15% माइनस होता रहेगा, तो डेप्रीसिएशन आप क्लेम कर रहे थे। बट अब अगर आपने गाड़ी बेची और उसे आपने पॉजिटिव प्रीमियम या पॉजिटिव मार्जिन पे बेची, मतलब बुक्स में उसकी वैल्यू रह गई मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी की 3 लाख, बट अगर आपने 5 लाख की बेच दी तो अब क्या होगा? क्योंकि आप पॉजिटिव मार्जिन पर गाड़ी को बेच रहे हो तो अब आपको 2 लाख पे जीएसटी लग सकता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। बट ज़्यादातर लोग क्या होता है, जो गाड़ी की वैल्यू होती है उसे नेगेटिव मार्जिन पर ही बेचते हैं, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ऑल्दो आपको यहाँ पर ये भी समझना है कि अगर आप कोई गाड़ी बेच रहे हैं एज अ बिजनेस या कार ओनर भी या डीलरशिप भी, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट नहीं हुआ है तो टैक्स नहीं लगेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। अब ये तो आपने कार्स के ऊपर सुना। इस जीएसटी काउंसिल के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हैं। देखो, अगर आप किसी होटल के अंदर खाना खाने जाते हो और आप रोटी ऑर्डर करते हो तो रोटी पे लगेगा 5% जीएसटी। बट अगर आप पराठे ऑर्डर कर रहे हो तो पराठे पे लगेगा 18% जीएसटी, क्योंकि लगता है पराठे तो लग्जरी है, पराठे तो अमीर आदमी खाएगा, गरीब आदमी तो पराठे नहीं खा सकता, वो तो रोटी खाएगा ना सूखी। तो हो सकता है आप अगली बार टैक्स बचाने के चक्कर में रोटी चूज़ करें, करना पड़ेगा ना, महंगाई इतनी बढ़ रही है। अब दोस्तों, अगर आप अपने परिवार के साथ मूवी देखने जाते हैं और आपका बच्चा कहता है कि पापा पॉपकॉर्न चाहिए, अब पॉपकॉर्न लेते हुए भी आपको 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पॉपकॉर्न लेंगे तो वो आपको कॉस्ट करेगा 5% जीएसटी के साथ। बट अगर आपके बेटे ने या बच्चे ने बोला कि भाई पापा मुझे कैरेमलाइज पॉपकॉर्न या चॉकलेट पॉपकॉर्न चाहिए, तो क्योंकि वो मीठे हैं इसलिए अब आपको लगेगा 18% का जीएसटी। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा निर्मला सीतारमण जी बोल रही है, तो उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5% है, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। अब दोस्तों, हो सकता है निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो चाहती हैं कि लोगों को डायबिटीज़ ना हो। इंडिया डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, तो मीठा आप ना खाएं, इसलिए 18% जीएसटी लगा रहे हैं। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट्स में बताइएगा। इसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप कोई किताब खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल आप मेरी किताब खरीदते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। सो इफ़ यू बाय दिस बुक, इस बुक के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है, बट अगर आप इस बुक को पढ़ के नोट्स बनाते हो और उस नोट को बनाने के लिए आप एक डायरी खरीद लेते हो, एनी डायरी लाइक दिस, आपने डायरी खरीदी, इस डायरी पर 12% का जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप नोट्स क्यों बना रहे हो?
तो बुक खरीद रहे हो, बुक पढ़ लो, नोट्स मत बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाने पे, नोटबुक खरीदने पे 12% का आपको लगेगा टैक्स। सो ये कुछ जीएसटी की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी को ना समझ नहीं आ रही। क्या आपको समझ आ रहा है जो ये टैक्सेस लग रहे हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है, डू यू अंडरस्टैंड? बाकी आपका क्या मानना है? क्या मिडिल क्लास से सच में बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है? मैंने प्लान किया है कि मैं मिडिल क्लास के ऊपर जिस तरीके से टैक्स लगाया जा रहा है और उन्हें बिल्कुल बेनिफिट नहीं दिया जा रहा, इसके ऊपर एक कंप्लीट केस स्टडी बनाऊं। सो अगर आपको मिडिल क्लास के ऊपर किस तरीके से टैक्स लग रहा है उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए मिडिल क्लास, और मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारे पॉइंट्स कवर करने की हम कोशिश करेंगे। सो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए टू स्प्रेड द अवेयरनेस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।